Good morning, children. So, we are in second lecture of chapter number 7, Post-Independence India. Now, see children, in first lecture, I will explain you about, let us go for revision. थोड़ा रिविजन पहले लेक्चर का कर लेते हैं. हमने 4 टॉपिक उसमें किए थे. टॉपिक नंबर 1, द इश्यू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. उस वक्त जो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे उसको एक एक करके कैसे इकट्ठा किया गया. बराबर है. 559 स्टेट्स तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 3 स्टेट्स में जो दिक्कत आई थी वो मैंने आपको डिटेल में समझाया. निज़ाम को क्या हुआ था, निज़ाम को क्या तकलीफ थी, जूनागढ़ के नवाब को भी पाकिस्तान में घूमना था, जाना था, छोटा सा सेंट्रल पाकिस्तान बनाना था. क्यों बनाना था? क्योंकि वो पहले लेक्चर में टाइम की वजह से मैं नहीं बोल पाया था. अभी मैं आपको बताता हूँ कि भाई जूनागढ़ का जो नवाब था और जो पाकिस्तान के पहले फादर ऑफ नेशन बोलते हैं, हमारी कॉपी की थी उस वक्त पाकिस्तान में. हम महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन बोलते थे. उन लोग ने हमारी कॉपी करके, वो मुस्लिम लीग का कोई नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, उसको फादर ऑफ नेशन बना दिया हमारी कॉपी करके. और ये मोहम्मद अली जिन्ना जो है, बराबर है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो और पाकिस्तान का नवाब का ब्लड रिलेशन था, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के माताजी और ये इधर नवाब के पिताजी वो कोई भाई बहन के संबंध में थे. इसीलिए ब्लड रिलेशन की वजह से, समझना, ब्लड रिलेशन की वजह से जूनागढ़ को पाकिस्तान में जाना था. जूनागढ़ का नवाब मुस्लिम था, पॉपुलेशन हिंदू थी, और उस वक्त हमारा गुजरात नहीं था, हम मुंबई से कनेक्ट हुए थे, महाराष्ट्र. उधर जनमत लिया गया, पब्लिक ओपिनियन. मोर देन 95% ऑफ पीपल वोटेड फॉर रिमेनिंग इन इंडिया, बट नवाब वाज एडमंट. तो आसपास के जो इलाके थे, केशोर, मारानगर, मैंगलोर, उधर इंडियन आर्मी, पुलिस सबने इकट्ठे करके जूनागढ़ पे हमला किया. जूनागढ़ छोटी सी फोर्ट थी. 2-3 घंटे में तो जूनागढ़ ने सरेंडर कर दिया इंडियन फोर्सेस के सामने. नवाब अपनी बीवी बच्चों के साथ जूनागढ़ से होके कच्छ गया, उसको सिर्फ पैसे दिया गया, और कच्छ के रास्ते से क्रीक जो बोलते हैं, कच्छ की क्रीक है जो हमारे कराची से, अब इधर से पत्थर फेंको तो कराची में पड़ता है, इतनी छोटी क्रीक है जिसको आज भी वो क्रीक को हरामी नाल बोलते हैं. दलदल वाली क्रीक है वो. कच्छ की क्रीक के रास्ते से पाकिस्तान चला गया. आज भी नवाब की 3rd-4th जनरेशन होगी कराची में. दे आर एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री, दूध का बिजनेस कर रहे हैं. आज भी नवाब की 3री-4थी पीढ़ी कराची में मिल्क का बिजनेस कर रहे हैं. बड़ा सा वो क्या बोलते हैं, क्या वो तबेला लगाया है, वो सब काम करता था. लेकिन जो नवाब की मंशा थी कि हम पाकिस्तान में रहने चाहते हैं, अगर मान लो कि ये मंशा उसकी कामयाब होती तो सौराष्ट्र में जूनागढ़ का मैप देखो तो बिल्कुल बीच में है. पाकिस्तान तो बन नहीं सकता. अगर वो सौराष्ट्र में, वो जूनागढ़ पाकिस्तान में चला गया होता तो उधर पाकिस्तान का मिलिट्री बेस बनता, और उधर से पूरे गुजरात, तमिलनाडु, केरला तक पाकिस्तान अपनी नजर रखता. तो सोच लो सरदार वल्लभ भाई पटेल की कितनी फार साइटेडनेस थी. अगर ये इंसान नहीं होता, अगर ये आदमी नहीं होता,
तो शायद मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था कि हिंदुस्तान के इतने टुकड़े होते हैं कि माइक्रोस्कोप में भी ढूंढना पड़ता कि भाई कौन सा राज्य कहाँ है। सब को इकट्ठा करके आज जिसको अखंड भारत बोलते हैं, मैप बोलते हैं, वो आदमी ने बनाया है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ये सारी बातें हमने जो वल्लभ विद्यानगर के एस्टैब्लिशर थे मिस्टर H.M. पटेल, हसमुख भाई पटेल, उसके मुंह से सुनी है, बराबर। और मैंने आपको बताया था H.M. पटेल was associated to सरदार वल्लभ भाई पटेल in his young days। आप सरदार मूवी देखना, मैंने बोले थे ना, पूरे देश को सरदार पे भरोसा था, लेकिन सरदार सिर्फ 4 लोगों पे भरोसा करते थे। वो थे एक मणिबेन, एक उसका फैमिली डॉक्टर V.N. गांधी, एक H.M. पटेल और एक हमारा होम सेक्रेटरी जो थे U.P. मेनन। ये 4 लोग सब फैसले लेते थे और वो 4 के फैसले सरदार साबित होते थे, और उसका जो फैसला होता था वो पूरा हिंदुस्तान का फैसला होता था। कोई भी प्रॉब्लम होता तो सरदार साहब इन 4 के साथ वो डिस्कस करते, बराबर। एंडिंग डेज क्या एक टॉपिक था, मैंने पढ़ा है, द estranged relation between Nehru and Patel when Patel was supposed to die। ये जो कश्मीर इशू है वो इशू क्रिएट किया गया था, वरना कश्मीर इशू होता ही नहीं है। जब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने सरेंडर किया, इंडियन आर्मी रिएक्ट हुई, तो सरदार साहब ये चाहते थे कि जो पीओके जिसको आज बोलते हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन लाहौर भी अपना होता, क्योंकि बंटवारे के बाद महात्मा गांधी थे, अभी महात्मा गांधी नहीं थे, तो वो सूद समेत वसूल करना चाहते थे, और उस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। और अगर ये किस्सा होता तो जो पहले इलेक्शन आता 1950 में ऑफिशियल इलेक्शन, सरदार तो बेसिकली he was liked by the people, he was a mass leader, तो शायद वो बनते पहले प्रधानमंत्री। मैं कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन ये सब पढ़ा है, देखा है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी पर्सन और आई एम नॉट फेवरिंग एनी अदर पर्सन, बट राइट इज राइट। आप लोग भी छोटे हो तो जो बुक में पढ़े आपको मालूम है, आप भी पढ़े होंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितना गलत हमको स्कूल लेवल में पढ़ाया गया था। सच्चाई तो ये है, हमको तो ये पढ़ाया गया था, समझ में। तो जो भी उस वक्त घटना बनी होगी मालूम नहीं, लेकिन हमारे जो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उसने यूएन में क्वेश्चन किया कि आप सॉल्यूशन लाओ ये पीओके, क्योंकि जब राजा हरि सिंह ने सरेंडर किया तब उसके पहले कश्मीर का थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने जीत लिया था कबाली पर। तो पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि समाधान के पहले वाला हिस्सा जो जीता है वो हमारा है। अगर ये क्वेश्चन यूएन में नहीं जाता तो ऑक्साइड चीन भी नहीं होता, पीओके भी नहीं होता, और लाहौर भी हमारा होता। ये इशू चला गया, यूएन ने सीज फायर का मना बोल दिया कि चलो ठहर जाओ जहां में, फिर हम बात करेंगे। और उसके बाद जो कोल्ड वॉर में वापिस चाहता हूं, कोल्ड वॉर की परिस्थिति हुई रशिया और अमेरिका की, दोनों एक दूसरे को दिखाना चाहते थे, दोनों की नजर भारत पाकिस्तान पे भी मंडरा रही थी कि दोनों को मालूम है कि भारत पाकिस्तान में कैसे संबंध है, और भारत पाकिस्तान को लड़ाने का इशू कौन सा है, तो क्या कश्मीर इशू। दोनों ने
अपने फायदे के लिए कश्मीर इशू को हॉट डिबेट रखा। दोनों देश आज भी वो इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। आज भी पीओके है, वो इंटरनेशनल टेररिज्म का ग्राउंड बन गया है। आज भी आप देख लो, दुनिया में कोई भी आतंकी घटना बंद करती है तब उस देश की एजेंसियां जो होती है वो जांच में लग जाती है। जांच करते 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 एक एक कड़ी जोड़ते 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 लास्ट में वो पीओके तक पहुंच जाती है, मतलब पाकिस्तान तक पहुंच जाती है। क्योंकि सबको मालूम है, सारे देश को मालूम है कि उसका दी एंड छेड़ा पाकिस्तान में निकलेगा, सबको मालूम है। आज सरकार का भी कोई कंट्रोल नहीं है उधर। आप पढ़ो, देखो कैसी बार्बरिज्म फैली हुई है। हमने कई मूवीज भी देखे, जो पुलवामा हुआ था हमारे में, जो बेस कैंप पे अटैक हुआ था, फिर जाके कितने जवाब दिए, सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे पूरी मूवी आपने देखा ही। मैंने आपको वेब सीरीज के बारे में भी बताया था, शायद आपने देखी भी होगी। मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर ये क्वेश्चन यूएन में नहीं जाता तो आज जो इंडिपेंडेंट कश्मीर का मैप बना रहे हैं वो मैप हमारे हिस्से में होता। लेकिन क्या पता, वो मैप की वजह से, वो एक भूल की वजह से आज इवन आफ्टर 75 years of independence we are paying for that। और कई जवान हमारे शहीद हो रहे हैं। फिर भी अभी जो नई गवर्नमेंट है उसका एक पहलू मेरे को अच्छा लगा कि जीरो टॉलरेंस, जितने जितने उधर से आते हैं उसको खत्म करो, बातचीत नहीं करने की, पकड़ना के भाई नहीं, उसको आप बातचीत करते हो। हमारे आर्मी को हम पे हमला करते हैं, हमारे जवान को मारते हैं, उसको पकड़ते हैं, घर में बिठाते हैं, मेहमानगति बनाते हैं जेल में, और उसका कोई भाई भतीजा, उसका चाचा चाची कोई आके छुड़ा हो जाता है। कई सारी मूवीज देखी है आपने, पढ़ लिया। हाफिज सईद का भी देख लो, वो अरेस्ट हुआ था, अगर उसी वक्त उसको मार दिया होता तो संसद पे हमला नहीं होता, तो मुंबई का हमला नहीं होता। उस वक्त डरी हुई सरकार, क्या सोचेंगे वर्ल्ड कम्युनिटी, क्या हम पाकिस्तान से। लेकिन अभी पाकिस्तान क्यों बैठ गया है, अभी कश्मीर में क्यों सब टाइट सिचुएशन कर दी है। कई सारे आतंकवादी आज भी इन्फिल्ट्रेट होकर आ रहे हैं, लेकिन उसको भी डर है कि ये जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है अभी वो बात करती ही नहीं है, आर्मी को खुला दौड़ दिया है, खत्म कर दो। क्या उसको पकड़ने का, उससे पूछताछ करने का, उसको पकड़ के क्या बोले, क्या तू आतंकवादी है, तेरे को पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी है, तू ये करने वाला था, वो सबको मालूम है, छोटे बच्चों को भी मालूम नहीं है इसलिए। फिर क्या को उसको रखने का, खत्म करो उसके साथ। इसलिए उसमें भी डर है। अगर ये बात आज 70 years के पहले जो होती तो शायद हमारी हिस्ट्री अलग होती, कश्मीर शायद हमारा होता। सिवन सेकेंड आई एम टेलिंग यू, ऐसी कई गलतियां हैं जो हमने पास्ट में की है, और वही गलतियां की सजा आज हम भुगत रहे हैं, बराबर। वैसी दो गलतियां आज मैं आपको बताने वाला हूं, फ्रेंच और दीव दमन का। वैसे तो हम ऐसे बोलते हैं कि 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन हकीकत में हिंदुस्तान आजाद हुआ था, आई रिपीट, 1961 में। पूरा हिंदुस्तान जो आजादी की बात हम करें, हाँ ब्रिटिश शासन चला गया था 1947 में, लेकिन पूरा हिंदुस्तान आजाद हुआ 1961 में। It was not 1947। तो पहले हम फ्रेंच की बात करेंगे। फ्रेंच के छोटे मोटे कॉलोनीज थे, ब्रिटिश चले गए, फ्रेंच रुक गए,
3-4 प्रोविंसेस थे, माहे, चंद्रनगर, कालीकट, पोंडिचेरी, बराबर, वो सब फ्रेंच डोमिनेटेड टेरिटरीज थे। तो हमने नेगोशिएट किया कि भैया ब्रिटिश चले गए, अब आपका इधर क्या काम है, ये सब जो इलाके हमारे है वो छोड़ दो। ये बातचीत करने में भी 5-6 साल लगे, लेकिन थोड़ा माथाकूट हुआ, लोकल एजुकेशन हुआ, फ्रेंच मान गए और वो 1954 में चले गए। स्टबन थे पोर्चुगीज, वो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा जब इधर आऊंगा था, लेकिन फर्स्ट वी गो फॉर मर्जर ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज, राइट। India emerged as an independent and sovereign nation on 26 January 1950. I am on page number 48. बराबर? But certain colonies in French and Portuguese were still under the rule. पूरा हिंदुस्तान आजाद हो चुका था, लेकिन कई पैचेस ऐसे थे जो भी फ्रेंच और पोर्चुगीज की चंगुल में थे। उसको इधर से नहीं जाना था, अच्छा लगता था। हम कैसे अपने मामा के घर जाते हैं, बहुत मजा आता है जाने का, आने का वापस नहीं होता। तो अपने शायद अपने मामा के घर आए थे, बहुत अच्छा लगता था हिंदुस्तान में। Union of India appealed to French control Pondicherry and Portuguese control Divan and Goa to merge with India. बातचीत का दौर शुरू हुआ, बातचीत से थोड़े मानने वाले थे। People of these colonies wanted desperately to join with Indian Union. They started vigorous movement for the purpose. The French tried to suppress this freedom movement in a mammoth meeting organized in Pondicherry. Right? French ने बहुत resist की, इसलिए मैं आपको डीप में नहीं समझा था। French government, people of India started हिंदी छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो सब बड़े पैमाने पे 1942 में हुआ था ना, वापिस एक छोटा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ फ्रेंच के सामने कि भाई आप इधर से चले जाओ, बराबर, और वो सक्सेसफुल भी हुआ। The Indian government started negotiation for peaceful solution of Pondicherry issue with the French government. कितनी अपाहिज सरकार है, देखो। I am not against the government. हमारी टेरिटरी, हमारा हिस्सा, छोटा सा हिस्सा, उसको भी हम भाईसाहबी करने लगे। मतलब हमारे घर कोई जबरदस्ती आ जाता है, दाद धमकी देता है, फिर भी उसको रिक्वेस्ट करते भैया प्लीज चले जाओ ना यार, प्लीज जाओ ना इधर से, क्यों इतना जमीन नहीं है कि उसको उसका फैसला पकड़ के बाहर निकाले। नेगोशिएशन, बातचीत शुरू कि भाई ब्रिटिश तो चले गए, अब आपका क्या काम है, आप भी प्लीज चले जाओ। शायद वो बात सही उस वक्त थी, लेकिन मेरे अंदाज से, मेरे नजरिए से वो बात सही नहीं है। हम चाहे कितने भी सरल है, लेकिन वी हैव टू बी ऑफेंसिव, बराबर है। कोई हमारे घर में जबरदस्ती घुस जाता है, कोई आ जाता है, हमारे पे कब्जा करता है, तो क्या उसको हम रिक्वेस्ट करेंगे? क्या रिक्वेस्ट करेंगे उसको कि भाई प्लीज चले जाओ, ये तो मेरा घर है, आप क्यों इधर बैठे हो? ये कोई बात बने? अगर ऐसी कोई रिक्वेस्ट है कि वो आने वाला है, वो जाएगा क्या? हम कहें हमारी रिक्वेस्ट सुनेगा? रिक्वेस्ट शुरू हुई। The Indian government started negotiation for peaceful solution of Pondicherry with the issue of French colony. The people were not satisfied with that. Got it? लोगों को कतई भरोसा नहीं था। बातचीत क्या करने की, हुक्का फेंकने का है। पौंडीचेरी, माहे, कालीकट हमारा है, हिंदुस्तान है, तो अभी उसका क्या काम है? बातचीत से कपात खत्म, बात नहीं बनेगी। In Yemen, People Liberation Army had taken over administration on the hands. लोगों ने आंदोलन शुरू किया, रिवॉल्ट शुरू की, बगावत शुरू की गवर्नमेंट के खिलाफ। On 13th June 1954 फ्रेंच लोग समझ गए कि अब ये लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते। उन्होंने से भी क्या रखा था, इधर वो टाइम पास ही कर रहे थे, राइट। वो लोग समझ गए कभी ये लोग को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, चलो भैया बोरिया बिस्तर बांधो, इधर से निकलो। किसको? इधर से। तो फ्रेंच गवर्नमेंट realized the people's rage and were forced to start negotiation. सीधा सीधी लैंग्वेज, they were forced to talk. हमारी सरजमीन पे रह के हमको ही जमीन
वापस देने के लिए नेगोशिएशन शुरू किया हमारे साथ, और हमने भी नेगोशिएशन शुरू किया कि कोई बात नहीं, आप जाना चाहते हो प्लीज जाओ, मैं आपको छोड़ने आता हूँ। अपाहिज सरकार जिसको बोलते हैं, इस वक्त ऐसा होता अगर अभी का जो पीएम है उधर उस वक्त होता तो ये क्या ये करते, 2 कान के नीचे की देते और भगाते उसको, ऐसा कुछ नहीं। All the French colonies, Karikal, Mahe, Yaman, Chandranagar was handed to India on 31st October 1954। जून में से बातचीत शुरू की, तब जाके अक्टूबर में फ्रेंच लोग माने। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने में बातचीत। 5 महीने तो हमारी जमीन वापस देने के लिए बातचीत हुई, हाँ ना। फाइनली फ्रेंच कॉलोनीज वर मर्ज इन इंडिया ऑन 31st अक्टूबर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेट बोल रही है। जून में से जो बात हुई थी छोटे छोटे प्रोविंस के लिए, वो 5 महीने तक बातचीत चली। और सरदार पटेल ने एक साइड 1-2 महीने में पूरा हिंदुस्तान खड़ा कर दिया था। उस वक्त सरदार पटेल नहीं जिंदा थे, अनफॉर्चुनेटली डाइड। और वरना ये होते ना तो ये सब आपको पढ़ना नहीं पड़ता। And further it was taken by India with the reconstruction of Indian states, Pondicherry and Karikal in Tamil Nadu, Mahe in Kerala, Yaman in Andhra Pradesh, Chandranagar was mixed with West Bengal। छोटे छोटे जो हिस्से थे वो स्टेट में चले गए। अभी बारी है ड्यू दमन गोवा की। फ्रेंच लोग चले गए। पोर्चुगीज को हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगता था, अपने मामाओं के गांव जैसा लगता था। जाने का मन ही नहीं होता था इधर से कि मैं बहुत मजा आता है, क्यों जाए इधर से। उस पर रिक्वेस्ट शुरू हुई कि भाई आप चले जाओ। उसके पास 3 ही प्रदेश थे, दीव, दमन एंड गोवा, 3 प्रदेश थे। लेकिन पूरे एशिया में तो सारे ब्रिटिश, फ्रेंच सब निकल गए थे, सारे कंट्रीज आजाद हो गए। तो पोर्चुगीज का इरादा क्या था कि देयर मस्ट बी द रिमेन्स ऑफ पोर्चुगीज इन एशिया। यूरोपियन पावर का कोई रिमेन्स तो होना चाहिए, इसीलिए हिंदुस्तान में हमारे पास जो प्रदेश है दीव, दमन और गोवा, वो हम रखेंगे, हमें इधर से जाने का नहीं है। बातचीत शुरू हुई कि भाई ब्रिटिश चले गए, अब तो फ्रेंच भी चले गए, और छोटे छोटे 3 प्रोविंस है। दीव कितना बड़ा, आप सब गए होंगे, दमन भी छोटा है, आता है, गोवा आज एक स्टेट है। तो ये सब रख के आपको क्या फायदा। बातचीत का दौर शुरू हुआ, बात नहीं बनी। मैं आपको डेट दिखाता हूँ। 1947 में इंडिया आजाद हुआ, पोर्चुगीज गए 1961 में, तकरीबन 13 से 14 साल। 14 साल तक बातचीत समझा भाई आप जाओ ना, हम जाओ ना, हम जाओ ना। फिर जाके हमने मिलिट्री एक्शन लिया, ऑपरेशन विजय। वो एक्शन का नाम क्या था, ऑपरेशन विजय। मिडनाइट इंडियन नेवी ने रात को 12 बजे के बाद वो ऑपरेशन शुरू किया। पोर्चुगीज को घेरा, तीनों से दीव, दमन, गोवा में हमले हो गए। दूसरे दिन 12 बजे नून के पहले पोर्चुगीज ने सरेंडर कर दिया। मेरे कहने का मतलब जो 14 साल की बातचीत में नहीं हुआ, वो 12 घंटे की वॉरफेयर एक्टिविटी में हो गया। तो ये भैया आपको पहले नहीं आता था क्या? जो 14 साल में नहीं हुआ वो 12 घंटे के पहले हो गया, तो आपको ये पहले नहीं करना चाहिए था। मैं ये कहना चाहता हूं, बहुत पास्ट में मिस्टेक की है, ऐसी मिस्टेक की है जो सुधार में नहीं सकते। बिकॉज इंडिया की बात क्या चाहते हैं, लिबरल नेशन है, सब कुछ चलता है। अरे भैया मैं आई एम नॉट एग्रेसिव, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ वायलेंस, लेकिन सेल्फ डिफेंस नामक तो भी चीज होती है ना। आप मान लो सही स्टूडेंट हो, आप बिल्कुल शांत हो, बराबर, बिल्कुल अपने काम से मतलब रखते हो,
किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आप नहीं करते हो, लेकिन जब आप शांति से बैठे हो, अगर कोई आपको कोई तकलीफ दे या कोई सामने से आपके साथ कोई झगड़ा करे तो आप डिफेंस तो आपका करोगे ना, तब जाके आप थोड़ा एग्रेशन तो दिखाओगे ना, बोले आप शांत हो। मेरे कहने का मतलब ये है, बराबर, आप एग्रेशन तो आपको बताओगे क्योंकि आपका डिफेंस कहाँ है, इट्स अ मॉरल राइट। तो इधर तो ये भी नहीं था, सामने वाला जो भी करे लेकिन हम तो शांति से बात करेंगे, जैसे बात में मसला सुलझने वाला था। मैं फिर भी बोलता हूं, जो 14 साल की बातचीत में नहीं सॉल्व हुआ, वो 12 घंटे की आर्मी एक्शन में सॉल्व हो गया। अब आप क्या जानेगा, वो लोग होशियार नहीं थे, हम मूर्ख थे। ऐसे नहीं बोल सकते कि पोर्चुगीज होशियार थे, हाँ ये जरूर बोलते हैं हम मूर्ख साबित होते हैं बार बार। 14 साल तक बातचीत, भाई आप चले जाओ, भाई आप चले जाओ, भाई आप चले जाओ, और उन लोग को भी ये मालूम पड़ गया था इंडिया के पास एग्रेशन जैसा कुछ है ही नहीं, बातचीत करेंगे, हम टाइम पास करेंगे, सच झूठ वायदा करेंगे और इधर रहेंगे, खाना खाएंगे, मौज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन समय बैठ गया, राइट। तो मैं ये जो बोल रहा हूँ युद्ध हुआ का, जो 14 साल में नहीं हुआ था, वो 12 घंटे से कम समय में हो गया था, जिसको बोलते हैं ऑपरेशन विजय। और हमारा भाई हिस्सा था, वो जो ऑपरेशन विजय शुरू हुआ, छोटा क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, हमारे कई वॉलियंटियर्स की पोर्चुगीज पुलिस ने हत्या की, मोर देन 200 फ्रीडम फाइटर्स डाइड। और इसमें भी कन्हैयालाल मुंशी का बहुत बड़ा रोल था, कन्हैयालाल मुंशी का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे और गुजराती के अच्छे राइटर भी थे। Let us see. On 15th August 1947, the political leaders and Satyagrahi entered Diu, Daman and Goa to free Goa agitation. सत्याग्रह करके हिंदुस्तान में ब्रिटिश चले गए थे, लेकिन पोर्चुगीज नहीं जाने वाले थे। Thousands of volunteers died. Untold atrocities were performed. सत्याग्रही पे फायरिंग हुआ था, लाठियां चली और सत्याग्रही की हत्या हुई। As attempts such as negotiation means matching, persuasion, दाग धमकी, थोड़ी छोटी मोटी दाग धमकी, and सत्याग्रह proved to be unsuccessful. कोई बात नहीं काम आई, सत्याग्रह काम नहीं आया, छोटी मोटी दाग धमकी काम नहीं आई, नेगोशिएशन काम नहीं आया, क्योंकि पोर्चुगीज को इधर से जाने का ही नहीं था, right? The Indian government decided to bring Operation Vijay to liberate Diu, Daman and Goa. तब जाके आर्मी एक्शन लेना पड़ा, जब सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि 14 साल से समझा रहे थे, फिर अब कितना समझाने का। On the midnight of December 1961, Portuguese governor D. Silva surrendered to Indian government. 19 दिसंबर रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, 20 दिसंबर दोपहर पहले गवर्नमेंट ने सरेंडर कर दिया कि भैया सॉरी, हम जाते हैं। गुजराती में कहते हैं ना, चमत्कार वगैरह नमस्कार था नहीं, ये चमत्कार बताया था इंडियन आर्मी ने, ऐसा समझ में। Surrender to the Indian government. The Indian army captured Goa, Daman and Diu and hoisted the flag there. Thus, the last remains of Western rulers disappeared from India. On 12th March 1962, Goa, Dadra Nagar Haveli, Daman and Diu were merged with Indian Union. These states are known as Union Territories. On 30 May 1987, Diu Daman was separated from Goa. Thereafter, Silvas was made capital of Dadra Nagar Haveli, Daman was made capital of Diu, and Daman and Panji was capital of Goa. तो ये
हमारी आज़ादी की छेली लास्ट ईस्वी की जो खत्म होती थी, बराबर है ना। फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग होती थी, उसमें कुछ बहुत है। फिर जो पूरा हिंदुस्तान था उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। इंडिया became independent and acquired the information about unification of each state, ऐसा कुछ होता। पहले इंडिया का, मैं उसको आपको सिंपल आइडिया समझाऊँ। पहले इंडिया का 4 हिस्सा था। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, इन क्लास ए इट वाज मुंबई, आसाम, आंध्र, पंजाब, यूपी, बिहार, मद्रास, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। वो क्लास ए में था। क्लास बी में था जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोची, पेप्सू। पेप्सू मतलब पंजाब वाले स्टेट्स, पटियाला, ईस्ट पंजाब वो सब। क्लास सी में था अजमेर, भोपाल, कुर्ग, दिल्ली, बिलासपुर, कच्छ, हिमाचल, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब क्लास सी में थे। और डी में था अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो इसको रीअरेंज तो करना पड़ेगा। तो कैसे रीअरेंज हुआ? तो लेट अस interestingly all states included in 4 class did not acquire equal status। कोई छोटे थे, कोई बड़े थे, कई ऐसे प्रॉब्लम्स आते थे। फिर जाके कमेटी बनी और सबसे पहले ये तय किया गया कि भाई हम स्टेट्स को लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड करेंगे। जहाँ जितनी ज़्यादा लैंग्वेज वो यूज़ होती है, क्योंकि हिंदुस्तान में कई सारी भाषाएं यूज़ होती है, और वो लैंग्वेज के हिसाब से हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइज करेंगे। कई स्टेट्स नए बनेंगे, कई स्टेट्स मर्ज हो जाएंगे, कई के नाम बदल जाएंगे। मान लो कि मुंबई पहले स्टेट था, आज मुंबई कैपिटल है, महाराष्ट्र में, उसको महाराष्ट्र स्टेट नहीं था। ऐसा नहीं, कच्छ एक अलग प्रोविंस था, कच्छ हमारे गुजरात में। ऐसा रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। However, they were inseparable part of India. In this way, when the Constitution of India came into force, India was the union of these states. बराबर है? Into the states. However, it is proved to be temporary arrangement. ये कोई खास चलने वाली बात नहीं थी, इसमें कुछ दम नहीं था, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे इंटरनल। Thereafter, a new demand of reorganization of states on linguistic basis. Linguistic basis मतलब भाषा के हिसाब से। भाषा के हिसाब से आप स्टेट्स बनाओ, बराबर है? Started becoming stronger, बराबर? In 1953, Jawaharlal Nehru considered the issue of reorganization of states and appointed State Reorganization Commission, in which retired Chief Justice of Supreme Court of India, Justice Faisal Ali, was appointed as a chairman. तो जो CJI Chief Justice of India retired, उसको chairman बनाया कि चलो जज साहब, आपके नज़र से, आपके अनुभव से, आपके हिसाब से आप सारे स्टेट्स को प्लस माइनस करने का और एक अलग मैप बनाने का एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी के हेड थे जस्टिस फजल अली, जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे, राइट? Mr. Hridaynath Kujru and Mr. K. Panikar उसको एसोसिएट करने वाले थे। The commission all asked about state to submit a recommendation to various public opinion। पहले public opinion दिया गया क्या करने का, कैसे करने का, फिर बाद में रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। Used to postal interaction about the bilingual Mumbai, क्योंकि मुंबई में 2 भाषा बोली जाती है, मराठी और गुजराती। तो क्या करें? Right? Bilingual Mumbai state was reformed, in which Maharashtra, Gujarat and Saurashtra were
मुंबई वॉज मेड कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। मुंबई से शुरुआत हुई, मुंबई को कैपिटल सिटी बनाया और महाराष्ट्र स्टेट बना, लेकिन दो भाषा थी मुंबई में। फाइनली बिल मेकिंग चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइजेशन वाज पास्ड इन 1956। फिर मुंबई में गुजराती भाषा का आंदोलन हुआ, जिसको बोलते हैं नवनिर्माण आंदोलन, और 1960 में गुजरात अलग हुआ। राइट, गुजरात का अलग होना तय था, क्योंकि गुजरात महाराष्ट्र मुंबई को कैपिटल बनाया, लेकिन मुंबई में तो ज्यादा गुजराती भाषा बोली जाती थी, मराठी भाषा थी, तो गुजराती में रिवोल्ट हुआ कि भाई मुंबई से पूरा गुजरात थोड़ा कंट्रोल होता है, क्योंकि मुंबई से ऊपर आप जाओ तो गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है। अगर महाराष्ट्र में मराठी भाषा है तो गुजरात में गुजराती भाषा क्यों नहीं? गुजराती लोगों के लिए अलग राज्य क्यों नहीं? तब जाके गुजरात बना, और उसके प्रेरणादायक थे डॉक्टर इंदुलाल याग्निक, जिसको हम प्यार से लिटरेचर में इंदु चाचा बोलते हैं, जो राजकोट के थे। राइट, इंदुलाल याग्निक। The old classification of the states of A, B, C, D was dissolved. Amendments and changes were made in the first appendix of Indian Constitution, and in place of earlier classification, two parts was formed, which consisted 14 states. पहले भाषा के हिसाब से states अलग हुए। जो पहले बना आंध्र, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, केरला, MP, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, UP and West Bengal. Right? While the Union Territories of India include Delhi, Himachal, Manipur, Tripura, Andaman Nicobar Island, and Lakshadweep Islands, they were known as Union Territories. Union Territories means direct central government rule. Right? Finally, the central government made two separate states. Maharashtra and Gujarat was made, क्योंकि 4 साल यह आंदोलन चला। अगर मराठी को महाराष्ट्र मिलता है तो गुजराती को गुजरात क्यों नहीं? जिसको हम बोलते हैं नवनिर्माण आंदोलन। तब जाके हमारा गुजरात स्टेट बना, and that is why we celebrate every 1st May as Gujarat Establishment Day. Maharashtra and Gujarat on 1st May 1960. On 25th May 1960, a reorganization of Maharashtra was, as a state, was made capital, Mumbai, on 1st May 1960, and considered as the foundation day of Gujarat. हमारा एस्टैब्लिशमेंट डे, फाउंडेशन डे कौन है गुजरात का? 1st May 1960. In Gujarat, Saurashtra and Kutch was included. बराबर? गुजरात, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, और नॉर्थ गुजरात became a part of गुजरात, महाराष्ट्र अलग हुए। वो तारीख कौन थी? 1st May 1960। समझ में? Then after, Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Mizoram, Nagaland was reconsidered as 7 sister states. There were always continuous demand of formation of small states from bigger states, और वो प्रोसेस चलता ही रहता है। In the year 2000, Jharkhand was separated from Bihar, and the capital city became Ranchi. Chhattisgarh was separated from Madhya Pradesh, with capital city Raipur. Uttarakhand was separated from Uttar Pradesh, capital city became Dehradun. In 2014, Telangana was reorganized as a state from Andhra Pradesh. अभी दोनों का कैपिटल एक ही है, हैदराबाद, लेकिन बाद में अलग हो गए। Even today, the demand of various separate states has been growing. One such demand is Vidarbha from Maharashtra. Right? वो डिमांड तेज होती जा रही है, विदर्भ को अलग करना है महाराष्ट्र से। Right? Currently, the Indian Union consists of 29 states, that is Assam, Bihar, Goa, Gujarat, Himachal, Haryana, Karnataka, Kerala, Jammu Kashmir, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur,
मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूपी, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली एंड झारखंड. 6 union territories, that is Chandigarh, Pondicherry, Lakshadweep, Diu Daman, Dadra Nagar Haveli and 1 national capital. आपके दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में आया, NCR जिसको बोलते हैं. तो ये थी पूरी फॉर्मेशन की हिस्ट्री. बराबर है भैया? तो हमको आई थिंक ये टॉपिक हमारा समझ में आ गया होगा. राइट? So this was, I think it was a second part. Lecture is on. I have just forgot my pen. I will just take my pen for your homework. Right? Just coming in a single second. तो ये बना हमारा lecture 1. Now it is your homework. Right? Short note on merger of French colonies. French colonies in India. Right? Here we have our question. Question number 2. Short note on merger of Portuguese colonies in India. तो ये बने हमारे होमवर्क के 2 क्वेश्चन. Question number 1. Short note on merger of French colonies in India, and question number 2. Short note on merger of Portuguese colonies in India. So with this we are ending lecture number 2. Now we will continue lecture number 3 next part. Okay.